हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सिल्क ऑफ स्टडीज़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है ग्रेविटेशन का। एंड इस लेक्चर में मैं सारा टॉपिक फाइनली ये चैप्टर ख़त्म करूँगी, ठीक है। तो पहले के 2 लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो सर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जाके जल्दी से देख लो उन दोनों वीडियोज़ को भी, तभी आपके आगे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। और येस फ्रेंड्स, आपको जितने भी ये डिजिटल नोट्स जो आपको दिख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स बाय मी, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जल्दी से चाहिए ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब सब होगा आसान, है ना। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्रेविटेशन हमने इसमें, या मैं आपको बता देती हूँ, हमने पिछले लेक्चर में कितना कवर अप कर लिया था, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमने कर ही लिया था एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी से, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो जी की वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस, सरफेस पे हो या डेप्थ में हो या हाइट पे हो, मतलब ये चेंज होती रहती है। मेरा कहना ये है, ठीक है। क्या वेरिएशन ऑफ वैल्यू की, जी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। मैं इसका थोड़ा सा ये कम कर लेती हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो पहला चेंज कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, वो था सरफेस ऑफ द अर्थ पे। मतलब ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। तो इस पे ऑब्जर्व किया गया था कि जी की वैल्यू कितनी होती है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं जी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितनी होती है। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट रिमेन्स द सेम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ पे कुछ और हो गई, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, तो सेम नहीं रहती, ठीक है। किसकी वैल्यू? जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू इज नॉट सेम। अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप का नहीं होता। एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ अर्थ फ्रॉम द सेंटर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो कुछ ऐसा है, देखो कुछ ऐसा है। तो ये आपके होते हैं पोल्स, दीज आर योर पोल्स एंड दीज आर योर इक्वेटर्स। अब देखोगे यहाँ ये मतलब आपके इक्वेटर के साइड से थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा पतला टाइप गया है ना। मैं इसको बताती हूँ आपको। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है वो जो है ये गया है, दिस रीजन जो गया है, ये वाला रीजन, ये थोड़ा सा पतला में गया है ना, ब्रॉड गया है। वैसे अगर आप इस रीजन की बात करो तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव टू ये साइड वाला ये थोड़ा सा कम है ना। तो क्या बोला है कि सबकी वैल्यू, हमारा अर्थ वैल्यू एग्जैक्टली स्फेरिकल होता नहीं है। और ऊपर से जो अगर आप डिस्टेंस देखोगे सरफेस से, मतलब सेंटर से लेके कोई भी सरफेस तक, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है बल्ज होता है, इक्वेटर के साइड से बल्ज होता है। देखो ऐसे था ना, अर्थ हमारा ऐसे था, तो यहाँ के ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर के साइड से क्या होता है, अर्थ बल्ज होता है, ठीक है, मतलब ऐसा पतला जैसा होता है। लेकिन अगर मैं पोल्स की बात करूँ तो पोल्स पे ये क्या होता है, फ्लैट होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। पोल्स पे फ्लैट होते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो लार्जेस्ट जो रेडियस होता है वो किसका होता है, फिर होता है लार्जेस्ट रेडियस हमारे इक्वेटर का, क्योंकि देखो ये अर्थ हमारा कुछ ऐसा गया है ना। तो यहाँ पे सपोज इसको मैंने सेंटर ले लिया, तो सबसे ज़्यादा रेडियस इसका गया है एंड कंपैरेटिवली इसका कम गया है। तो ज़्यादा रेडियस किसका है, इक्वेटर का, एंड स्मॉलेस्ट रेडियस मतलब किसका, डिस्टेंस कितना किसका है, पोल्स का। तो ये है हमारा पोल्स एंड ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइएस्ट वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स, पोल्स पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी होती है, अराउंड उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, किसके, जी की वैल्यू पोल्स पे। अगर मैं इक्वेटर की, और जैसे जैसे हाँ, अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ तो इसकी बस थोड़े सा 0.1 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इक्वेटर पे थोड़ा सा कम रहता है, 9.78 होता है, या ओवरऑल कहो तो 10 ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे जैसे जैसे लैटिट्यूड जो है, ठीक है, लैटिट्यूड आपके ये लाइन हो गए, ये हो गया ना, ये इमेजिनरी लाइन्स होता है, ये होता है आपके लॉन्जिट्यूड्स, जो इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। तो ये जो लैटिट्यूड वाला रीजन है, ठीक है, वो डिक्रीज होने लग जाता है धीरे धीरे पोल्स की तरफ। सो डिक्रीजेज स्लोली विद डिक्रीज इन लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड जैसे कम होते जाएगा वैसे ही जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी, ठीक है। पोल्स की बात यहाँ पे किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आती है, वो होती है चेंज विथ हाइट। हाइट के साथ ये चेंज होती रहती है, किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ आर मतलब रेडियस कितना होगा, ये इंक्रीज होता जाता है अबव द अर्थ सरफेस। मतलब ये हमारा अर्थ है,
ये इसका सरफेस है। तो इसकी वैल्यू ये बढ़ती जाती है, ये बढ़ती जाती है। यहाँ से अगर मैं देख लूँ, यहाँ पे सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से वैल्यू जो है आर की बढ़ते जा रही है। तो द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस अबव द अर्थ सर्फेस, वेयर एज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। और वैल्यू की जैसे जैसे आप दूर जाओगे अर्थ से, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए हम मून पे जो है उड़ते हैं, हमारे पैर ज़मीन पे नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं वो उड़ते रहते हैं, वो कहीं पे लैंड नहीं कर पाते हैं, है ना। डिक्रीज इज रादर स्मॉल, डिक्रीज जो होती है, किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ पे हो रही है जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है वो स्मॉल होती है फॉर हाइट्स विच आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अर्थ्स रेडियस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये सब बहुत रीडेबल वाले हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये आपके टेबल दिया हुआ है आपके बुक में। यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, जैसे कि सर्फेस ऑफ द अर्थ, हाइट 0, लेकिन ग्रेविटी वहाँ पे कितनी है 9.8। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट ले लो, माउंट एवरेस्ट तो देखा ही होगा सबने, 8.8 हाइट है, तो तब वहाँ पे ग्रेविटी 9.80 है। बट उससे आगे जैसे मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून, ज़्यादा हाइट, सबसे ज़्यादा 36.6 किलोमीटर लिया, तो ग्रेविटी कम होने लग गई। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आप जब नॉर्मल अर्थ सर्फेस पे रहोगे तो आपकी वैल्यू अराउंड सेम ही रहेगी, बट अगर आप उससे ज़्यादा मतलब अबव, मतलब ज़्यादा जितना होना चाहिए उससे भी ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। याद करना कि हाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। मैं इसको ना अच्छे से एक बॉक्स में बना के मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आई डोंट नो बाद में PDF में रहे या ना रहे, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे रेड का। तो इस बॉक्स में मैं लिख देती हूँ, इसको मैं फिल कर लेती हूँ पूरा। सॉरी यार, थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़ा सा ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नॉर्मल इंक। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रही थी कि हाइट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन जी से, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन जी से, मतलब हाइट बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होती जाएगी, ये इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं। अब चेंज विद डेप्थ, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो क्या होगा, तो वो भी देखते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तब भी क्या होगा, तब भी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे कि द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस वाइल गोइंग इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जो मैंने बताया। रेडियस डिक्रीज होते जाएगा क्योंकि ये आपका अर्थ है, आप इसी के, ये देखो ये आपका रेडियस है, आप इसी के अंदर 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 जाते जा रहे हो तो रेडियस कम होती जाएगी। द पार्ट ऑफ अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस, ये भी कम होने लग जाती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ m यूज्ड इन इक्वेशन 5 ऑल्सो डिक्रीजेस, ये जो m की वैल्यू याद है जो हमने इक्वेशन पढ़ा है f वाला, इसमें भी ये m जो है हमारा मास, वो भी कम होने लग जाता, मतलब डिक्रीज होने लग जाता है जैसे जैसे आप जाते जाते हो, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू इन आर एंड एम, द वैल्यू ऑफ द चेंज इन आर एंड एम, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस वाइल गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो जी की वैल्यू, इन शॉर्ट क्या कहना है कि डेप्थ के अकॉर्डिंग भी जी की वैल्यू कम होती जाती है ना। हाइट के हिसाब से भी जी की वैल्यू कम होती जाएगी जब ज़्यादा हाइट होगा, डेप्थ के हिसाब से भी जी की वैल्यू कम होगी जब ज़्यादा डेप्थ में अंदर जाते जाओगे, ठीक है। बट कहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, सरफेस पे आपकी कांस्टेंट रहेगी। एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स हैज़ डिफरेंट मास एंड रेडियस ऑन द मून, इट इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आप हाईलाइट कर ही लो ये सेंटेंस को, क्योंकि आप आगे भी यूज़ कर सकते हो। क्या बोला है, एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ डिफरेंट मास, सबके पास अलग अलग मास होते हैं एंड रेडियस होते हैं मून पे, ठीक है। मून की बात हो रही है, बट मून की जो वैल्यू है वो 1/6 ही है अर्थ से। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँ कि मास ऑफ द मून वो कितना है, सिर्फ 1/6 पार्ट ही है किसका, मास ऑफ द अर्थ। ओ सॉरी, पता नहीं कहाँ गया ये, जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। या फिर रेडियस के लिए भी बोलूँ तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर ये लाइन समझ नहीं आएगी तो इसके लिए ये पार्ट है, ओके। ये सारा मैं सेव कर दूँगी इसी में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मास एंड वेट पे आते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा डेफिनेशन जस्ट टाइप है, आप ये तो पता ही है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। मास इज द मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, राइट। द SI यूनिट ऑफ मास इज kg, हमें पता है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी होता है ना। एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या बोला था उसने, कैसे उसने वो किया था, हायर द मास हायर द इनर्शिया, इनर्शिया इज बेसिकली द फोर्स, ठीक है। इनर्शिया इज बेसिकली द फोर्स, ओके।
अब वेट की बात कर लेते हैं, ये सब चिंदी चिंदी सी चीज़ें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने हैं, ठीक है। हाँ, आपको डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, राइट, ये वही चीज़ है। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, फोर्स होता है एक टाइप का, दैट इज mg, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू हमने यहाँ से डिस्कवर की थी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट, हमने पढ़ा था ये वैल्यू। तो द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन यहाँ पर, और मास का वेट वो क्या था, एसआई यूनिट केजी। वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम, ये लाइन को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, जो चीज़ चेंज होती है वो होती है आपकी वेट। वेट ही सिर्फ चेंज होती है, वरना मास तो हमारा रहता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। मास क्या रहता है हमारा, कॉन्स्टेंट रहता है। रुक जाओ मैं हाईलाइट कर दूँ। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, द चेंजेस इज द ओनली वेट, ठीक है। अब फ्री फॉल पे आते हैं। देखो आप काम करो, कोई भी चीज़ उठाओ फेंक दो, भारी चीज़ मत लेना, हल्की, जैसे कोई बॉल ले लो, उठाओ उसको फेंक दो, गिर गया, फ्री फॉल, बस सिंपल वही है फ्री फॉल, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं। व्हेन द बॉडी फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, अब इसको इतना साइंस में ले लिया है कि हमें समझ ही नहीं आता ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बॉल उठाओ फेंक दो, गिर गया, क्या है, फ्री फॉल है। अब उसके ऊपर क्या क्या एनर्जी से वो कर रही है, क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, वो हमें पढ़ना है, समझ में आ रहा है। सो व्हेन द बॉडी फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, ऑफ कोर्स कोई भी आप अर्थ के अंदर रह रहे हो, तो आप मतलब अर्थ पे आप रह रहे हो, तो कोई ग्रेविटी तो भाई एक्ट करेगी ही करेगी, भले ही कोई और चीज़ एक्ट करे ना करे, लेकिन ग्रेविटी तो आपके ऊपर 24/7 रहेगी ही रहेगी। तो कोई भी चीज़ जो गिरती है किसके इन्फ्लुएंस में, अर्थ्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, अलोन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज फ्री फॉल, जो मैंने बताया था, ठीक है। हमेशा याद रखना, बॉल लो फेंक दो, वही है ग्रेविटी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि अभी इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में क्या है, तो स्टार्टिंग में तो हमने बॉल रखी हुई थी तो जीरो थी, फाइनल उसमें मैंने उठाया और फेंक दिया, उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट की, तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, एक्सेलरेशन बराबर हो गया ग्रेविटी के, क्योंकि उतनी वेलोसिटी उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर दिया ना, इसके लिए। अब यहाँ से 3 इक्वेशंस निकलते हैं। देखो आपको आई होप से न्यूटन के 3 इक्वेशंस पता होंगे, ठीक है। नहीं पता है तो मैं ना एक पेज पे मैं रुक जाऊँ, यहाँ पे ही मैं डाल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये आप सबको पता ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रुक जाओ, ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है, क्या बोला था उसने कि v जो होता है वो बराबर होता है u प्लस ए टी के। अगर ये आपको इक्वेशन याद रहा तो आप सारे इक्वेशंस कर लोगे। ये पहला इक्वेशन था, मैं अलग अलग सी पेन से यूज़ कर लिख देती हूँ जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ये पहला इक्वेशन था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू है आपका इनिशियल एक्सेलरेशन, v है आपका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, v है आपका फाइनल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन, t है आपका टाइम। सेकेंड इक्वेशन था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। प्लीज आप बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसके बाद या फिर हाइट कह सकती हो। यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी, टी है आपका टाइम, ए है आपका एक्सेलरेशन, अगेन टी है आपका टाइम। एंड द थर्ड थिंग इज जो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये है आपका थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे v अगेन फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, एस इज डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों ही इक्वेशंस आपको समझ में आ जाने चाहिए। ये है न्यूटन्स के इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे आपको a दिया हुआ है वहाँ पे आपको जस्ट डालना है g, और जहाँ जहाँ पे आपको u दिया हुआ है वहाँ पे आपको करना है 0, क्योंकि इनिशियल हमारा 0 है। तो जब भी जैसे ही मैंने पहला इक्वेशन जो था v हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, तो मैंने u को 0 ले लिया। ये देखो मैं एक सॉल्व करके बता देती हूँ। हमारा पहला इक्वेशन था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में दिया हुआ है कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड फाइनल वेलोसिटी ए जो है वो जी के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे यू है ना हमारा, ये तो हमारा 0 है तो 0 डाल दिया, और ए क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है, टी तो कुछ दिया ही नहीं तो वैसे ही है, तो 0 प्लस जी टी क्या होता है, जी टी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जी टी हो गई। समझ में आया ये कैसे आया, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि आप लोग जिस सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, सेम तरीके से इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। मैं इस बॉक्स को ही हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है।
आप लोग के लिए आसान हो जाएगा फिर। ओके, तो ये वाला उसी तरह से आपको सारा करना है। v²=2gs, ये भी वही इक्वेशन है, कैसे उसी में पुट करना है, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ g इज सेम बट वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसके कारण क्या होती है कि वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे कि मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सारा इसी के कारण जो है वो सारे गिरते नहीं हैं और हमारे आजू बाजू रिवॉल्व करते होते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा फ्री फॉल का। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बहुत कम बचा है, बस यही है, ये है एक कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का, देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ग्रेविटेशनल मतलब क्या? ग्रेविटी वाली कम कुछ चीज़ें डिलीट होगी। पोटेंशियल मतलब क्या कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है उस चीज़ को करने के लिए, हमारे अंदर कितनी क्षमता, हिंदी में उसको क्षमता कहते हैं ना, हमारे अंदर कितनी क्षमता बची हुई है उस कोई काम को ख़त्म करने के लिए, वही होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारे अंदर होती है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आसान से मैं नहीं समझा सकती आपको पोटेंशियल का मतलब। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी भरी हुई रहती है किसी काम को करने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस। ये क्या होता है? रिलेटिव होती है एंड इंक्रीज करती रहती है। कैसे? जैसे ही हम ज़्यादा हाइट्स पे जाएंगे, जैसे ही आप अर्थ से ज़्यादा हाइट पे जाओगे, मतलब अबव अर्थ सरफेस पे के ऊपर से ज़्यादा हाइट पे जाओगे, मतलब स्पेस में आप जाओगे, तो फिर ये क्या होती है? कम इंक्रीज होने लग जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज होने लग जाती है। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh। mgh होती है, मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी नहीं बताया था, मैं बता देती हूँ। mgh होता है, लेकिन हमने 9th में पढ़ा है, आई होप सो आप लोग को याद होगा, हमने इसको 9th में पढ़ा है। ठीक है, इसको हमने 9th में पढ़ा है। P=mgh। ठीक है, तो P=mgh है। नाउ एंड ऑन द ग्राउंड इट इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने बताया था कि जैसे आप सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाते जाओगे तो हाइट इंक्रीज होता जाएगा, तो जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही आप ग्राउंड के ऊपर जाओगे तो mgh हो जाएगा, लेकिन जैसे अगर आप ग्राउंड पे होगे या सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगे, जब ग्राउंड पे होगे स्पेशली, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, नाउ फॉर स्मॉलर डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस है, द हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में चला जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? -gmm/r+h। ये फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए? तो इसके लिए, एक सेकेंड मैं इसको डिलीट कर दूं। ओके, हाँ, इसको अनहाईलाइट करना है। ठीक है, चलो मैं इसको ना आपको हाईलाइट कर देती हूँ अच्छे तरीके से। तो क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, डन। ओके, तो मैंने आपको ये वाली पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंगली कैसे चेंज होता रहता है। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ वरना अच्छा नहीं लग रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज हमारा एस्केप वेलोसिटी। देखो, अब अर्थ को जब भी आप कोई रॉकेट या कोई चीज़ें आप भेजते हो अर्थ के बाहर, तो आपको एक एनर्जी को तोड़ के जाना पड़ता है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, आपको जाना है 7th फ्लोर पे। ठीक है, बिल्डिंग में रहते हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, आपको जाना है 7th फ्लोर पे। ऑफ कोर्स आप किसके थ्रू जाओगे? लिफ्ट के थ्रू जाओगे। चलो लिफ्ट काम नहीं कर रहा, बिगड़ गया, तो आप क्या करोगे? आपको सीढ़ी से स्टेयरकेस से जाना पड़ेगा। तो स्टेयरकेस से जाओगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो तो आपको आदत नहीं थी उतनी एनर्जी की लगाने की। बट जैसे ही आप 7th फ्लोर पे रहते हो, चलो ग्राउंड फ्लोर तो बहुत हो गया, 1st फ्लोर पे आप रहते हो, तो आपको उतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती थी। बट क्योंकि अब 7th फ्लोर पर आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा हिम्मत चाहिए होगा। तो आपका जो नॉर्मल एनर्जी था उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप जाके 7th फ्लोर पर पहुँच पाओगे, है कि नहीं? वही कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का। मतलब अर्थ जो है अपने नॉर्मल स्पीड से घूमता रहता है, मतलब अपना वो काम करता रहता है। हम ही होते हैं जो उसे, देखो ये आपका, देखो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा चपटा हो गया ना ये, कोई नहीं, छोड़ो। तो ये हमारा अर्थ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्थ अपने नॉर्मल वेलोसिटी से अपना चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, अब इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, ये भी कुछ स्पीड से घूमता रहता है, राइट। अब हमें स्पेस है, हम यहाँ पे अर्थ पे रहते हैं, यहाँ पे स्पेस है, पे इसको जाना है, तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारे लेयर्स आ जाते हैं। अब इन सब एनर्जीज को, और ये देखो मैं एक और बना देती हूँ। तो यहाँ पे है सपोज हमारा स्पेस, ये हमारा स्पेस है ना, डार्क ब्लैक कुछ दिखता नहीं है ना, तो ये है हमारा स्पेस। अब हमारे रॉकेट साइंस को कहाँ जाना है? हमारे रॉकेट साइंस को जाना है
इसके ऊपर स्पेस में जाना है, तो अब उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब हद से ज़्यादा, जिससे वो इसके लेवल को तोड़ पाए। जैसे ही उसने उसके लेवल को, उसके लेयर्स को तोड़ दिया और तोड़ के निकल गया, उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली ऐसी वेलोसिटी जो अर्थ के वेलोसिटी को तोड़ दे और स्पेस में चला जाए, ठीक है, उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब इसका हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी जितना भी है किसी चीज़ का, नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ सके, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जितनी भी है, ठीक है। सपोज की इनिशियल वेलोसिटी, मैं ना कुछ भी ले लेती हूँ, ठीक है, हम नॉर्मल सा साइंस पढ़ रहे हैं, हम स्टॉपर्स तो है नहीं, हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे, उसी हिसाब को हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को पता है, हमको ज़्यादा बड़े बड़े डायमेंशन नहीं पता, मेरे को ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स नहीं पता, मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही है, बस इतनी ही है मेरी और उससे ज़्यादा तो है ही नहीं, बस इतनी है मेरी। अब और तो भाई ठहरा, चलो मेरे को जितना पता है, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, मेरे को जितना पता है, तो उस हिसाब से मैं इसको अर्थ को सपोज 10 मीटर पर सेकेंड चाहिए, या 16, चलो ये 16 ही लग रहा था, 16 मीटर पर सेकेंड चाहिए। अब मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो इतनी है, अर्थ की भाई इतनी है, अब मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा हो गई ना, 8 टाइम्स ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी। अब मुझे इतनी एनर्जी लाने के लिए मुझे इतना एनर्जी लगाना पड़ेगा खुद पे, कि तभी जाके मैं अर्थ की एनर्जी को, मतलब अर्थ की ग्रेविटी जो है उसको मैं तोड़ पाऊंगी, राइट। इसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। यही कॉन्सेप्ट, यही लाइन्स आपको ना इसमें दिया हुआ है, ठीक है, यही लाइन्स आपको इसमें दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो इक्वेशन मैंने आपको बताया, v² = u² + 2as, ये था इसका थर्ड लॉ का इक्वेशन, राइट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमने ले लिया m, ठीक है। अब जब वो अर्थ के सरफेस पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल थी 12mv²। ये सब फॉर्मूलाज है, याद कर लेना, ये सारे फॉर्मूलाज है काइनेटिक एनर्जी के, 12mv² है। अब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है यहाँ पे? हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, बट जैसे जैसे आप सर्फेस ऑफ एनर्जी को तोड़ दोगे, मतलब आप अर्थ के बाहर जाते जाओगे, हाइट आपकी बढ़ती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी को समझाने का मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता सकती हूँ। जब आप छोटे रहते हो, हाइट कम रहती है, तो आपके ज़्यादा पोटेंशियल, आप ज़्यादा भाग नहीं पाते हो, बट जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है आप बहुत भागने लगते हो, आप स्पीड भागने लग जाते हो, है ना। तो वही चीज़ बता रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ जाती है तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे जैसे हाइट कम हो जाती है तो वैसे से उनकी एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब टोटल एनर्जी क्या होता है? यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जीज हैं उनका टोटल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट का मैंने ले रही हूँ तो एक ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी मैंने देखा तो इतना है 12mv², तो यहाँ पे v² क्या है? एस्केप वेलोसिटी मैंने ले लिया। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -gmm/r, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अब मैंने यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, और प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाता है, इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे इतना जो जब रहता है तो इतना रहता है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो टोटल एनर्जी किस पे? सरफेस ऑफ द अर्थ पे इसकी इतनी रहती है। जब मैं बात करूँ एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर, अर्थ से बहुत दूर, नहीं पता किधर है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी तो पता ही नहीं कितनी होगी, तब तो जीरो ले लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाती है, पता ही नहीं कितनी होगी, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, तो पता नहीं कितनी होगी, तो ये भी नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। कम भी हो सकती है, नीचे, ज़रूरी तो ना कि हमेशा ऊपर ही रहे, नीचे भी तो हो सकती है कि नहीं। तो हमें तो पता नहीं कि किधर ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी हो सकती है, राइट। तो ये सपोज हमने, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब क्या कि हाइट कम है, या फिर इन्फिनिटी है, बहुत नीचे चला गया, तो ये भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही हो गया। तो टोटल एनर्जी यूनिवर्स का कितना हो गया? जीरो हो गया। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब इन्फिनाइट डिस्टेंस, आपको पता नहीं, कोई भी हो सकता है डिस्टेंस, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, आपको पता ही नहीं है, जब एक चीज़ तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसे भी दूसरे से इसी से कर लेती हूँ, चलो। तो यहाँ पे जो है एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता होगा, 9th में हमने पढ़ा था कि एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड और इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये प्रिंसिपल था कि E1 जो होगा वो इक्वल होगा E2 के, ठीक है। तो यहाँ पे E1 क्या है हमारा?
हाफ एम वी स्क्वायर एस्केप का माइनस जी एम जो हमने पहले इक्वेशन से, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से मैं वी एस्केप को ले लूँगी और बाकी सबको मैं शिफ्ट कर दूंगी इस तरफ, और जी एम को भी मैं शिफ्ट कर दूंगी इस तरफ, मतलब जीरो के इस साइड। ठीक है, तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर एस्केप का, मुझे ये मिलेगी वैल्यू 2gm/r। ठीक है, अब जब मैं इसको स्क्वायर को इस तरफ कर दूंगी तो ये मुझे मिल जाएगा ऐसे अंडर रूट, तो रूट 2gm/r। तो देखो मुझे पता था कि क्या, मुझे पता था कि जी एम की वैल्यू जो होती है वो इक्वल gm/, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वी एस्केप जो होता है वो होता है रूट 2gm/r, राइट। या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट 2gr, कैपिटल आर है ये, समझ में आ रहा है। तो क्योंकि जी की वैल्यू क्या थी, स्मॉल जी की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, याद करो क्या पढ़ा था हमने, मैं आपको प्रूफ ही दिखा देती हूँ। ठीक है, तभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये देखो स्मॉल जी की वैल्यू हमने यहाँ से क्या पढ़ी थी, gm/r², जो मैंने आपको बताया, राइट। अब कैंसलेशन किया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई रूट 2gr। समझ में आ रहा है। तो ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और हमने ऐसे करके पता किया कि एस्केप वेलोसिटी किसकी, कोई भी ऑब्जेक्ट की कितनी होती है अर्थ को क्रॉस करने के लिए, तो 11.2 km/s के स्पीड से। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कोई स्पेस क्राफ्ट, कोई रॉकेट आपको भेजना है स्पेस में, तो फिर आपको कितने लगानी पड़ेगी, तो एटलीस्ट आपको इतनी या इससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी आप अर्थ के वेलोसिटी को आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तोड़ के आप जा सकते हो। यही होता है हमारा एस्केप वेलोसिटी का फंडा। समझ में आया क्या था ये एस्केप वेलोसिटी। ये सब सारा कैलकुलेशन पार्ट है, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला याद रखो। एक तो है ये वाला फॉर्मूला, या तो है ये वाला फॉर्मूला, और ये वैल्यू याद रखनी है, ये है एस्केप वेलोसिटी का वो। द स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून और अदर प्लैनेट्स हैव टू हैव देयर इनिशियल वेलोसिटी लार्जर देन द एस्केप वेलोसिटी, जो मैंने बताया आपको, टू ओवरकम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड कैन ट्रैवल टू दीज ऑब्जेक्ट। चलो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलो अब यहाँ पे ना एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो सेम है, आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको जस्ट इसके वैल्यूज पुट करनी है। ये फॉर्मूला है आपका वी एस्केप इज इक्वल्स टू, क्लियर क्यों नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है ना, ये क्लियर ही है पीडीएफ में, चिंता मत करो। वी एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, रूट 2gm/r, इसकी वैल्यूज पुट कर दो तो आपको यहाँ पे ये एक नॉर्मल सा वो है, तो मैंने बस इसको यहाँ पे डाल दिया जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी मून की कितनी होती है यहाँ से, तो ये पता चल गई। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ तुम लोग के लिए। ठीक है, जिससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा और कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, रिविजन मतलब जो आ सकता है। ठीक है, चलो एक सेकेंड यार, अब सही है। ठीक है, तो ये अभी आपको पढ़नी है। अब ये डू यू नो का पार्ट है, छोटा सा है, चलो ये एक बार रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या ऐसा बताया है। वेटलेसनेस इन स्पेस, क्यों हमें वो हो जाता है, हम वेटलेस हमें लगता है, इसलिए हम उड़ने लगते हैं, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। चलो, स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस आर अपीयर्स टू बी फ्लोटिंग, क्यों होता है, ग्रेविटी का कारण है। तो ये पूरा ना आपको एक बहुत बड़ा सा ब्रीफली आपको बताया गया है कि क्यों ऐसा होता है, और जिसका आंसर हमें पता है, तो हमें आप एक बार बस इसको रीड कर लेना। ठीक है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमने हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से, है ना। तो कुछ डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ऑन, तो जाके जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो ना, रखने का नहीं, ठीक है, क्लियर कर लेने का अपने डाउट्स को। चलो मैं जो चीज़ें जो ज़्यादा वो नहीं है वो मैं कर देती हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइनली अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगी और जल्दी से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा साइंस का इसी चैनल पे। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।